Big voice. स्टूडियो के अंदर यान वेई ने जू युई के सिर पर एक तौलिया गिरा दिया। वो जू युई से स्पष्ट रूप से कहती है, डूबे हुए चूहे का लुक तुम पर अच्छा नहीं लगता। सू युई केवल कांपती है। वे झोऊ हेंग को बाहर से गुजरते हुए देखते हैं। युई, आप कहाँ हैं? उनका फोन आता है। जू युई कहते हैं, उसकी बात सुनो। वह बहुत चिंतित और ईमानदार लगता है। उसकी आवाज में विश्वासघात का कोई निशान नहीं है। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है, जू युई के बालों को तौलिए से हटाते हुए यान वेई कहते हैं, ऐसी बातें कहकर खुद को धोखा क्यों देना जारी रखे। जू युई बिखर गई है। वह किताब के लॉन्च के बारे में सोचती है, जब झांग वान और झोऊ हेंग दोनों ने उसके लिए बात की थी। वे मेरे लिए बहुत अच्छे थे, वह अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है। यह इसमें कैसे बदल सकता है? उसके आंसू तस्वीरों को पकड़े हुए रासायनिक स्नान में टपकते हैं। यान वेई उसके कंधे को जोर से थपथपाते हुए उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है, वह जू युई से कहती है। अब जो झूठ है वह शुरू से ही झूठ था, प्रारंभ से। सू युई को आश्चर्य होता है। वह किताब के लॉन्च के बारे में सोचती है, उस पल के बारे में जब झोऊ हेंग ने कहा था, मैं आपका इंतजार करूंगा। और झांग वान ने जवाब दिया, सकल टिल्ड। जब उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो क्या वह सचमुच मुझसे बात कर रहा था? उसे ताज्जुब हुआ। फिर उसे याद आता है कि झांग वान ने उससे कहा था, युई, झोऊ हेंग तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है टिल्ड। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, वह सोचती है, निकटता के उन सभी क्षणों के दौरान वह गुप्त रूप से मुझ पर व्यंग्य कर रही होगी। आप सही कह रहे हैं, जू युई यान वेई से कहती है। लेकिन क्या मुझे शांत होने के लिए कुछ पल मिल सकते हैं? यान वेई उनके लिए जाने और उनके लिए खाना बनाने के लिए खुद को बहाना बनाती है, और जू युई सोच में पड़ जाती है कि आगे क्या होगा। मैं झांग वान के साथ 10 साल से दोस्त हूँ और झोऊ हेंग से 5 साल से शादी कर रहा हूँ। क्या वह सब आग की लपटों में जल जाएगा? उसके विचार एक तेज धमाके से बाधित होते हैं। दूसरे कमरे से क्या हुआ? जब वह जांच करने जाती है तो वह चिल्लाती है। वह रसोई को पूरी तरह अव्यवस्थित पाती है। यान वेई का चेहरा गंदगी से ढका हुआ है और उसके पीछे का पैन सचमुच जल रहा है। मुझे इसे संभालने दें। सू युई कहती है, तवे पर ढक्कन लगाकर आग बुझाती है। फिर वह यान वेई की ओर मुड़ती है। तुम ठीक हो? वह यान वेई के चेहरे से कुछ गंदगी साफ करने की कोशिश करते हुए पूछती है। आपके दस्ताने? यान वेई कहते हैं, वे गंदे हो जाएंगे। सू युई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अय्या टिल्डा, वह यान वेई से कहती है, हिलना मत। यान वेई समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। वह कहती हैं, मैं अंडा तला हुआ चावल बना रही थी, लेकिन चावल पैन से चिपक गया। मैंने तेल डाला और उसमें आग लग गई। क्या आप नहीं जानते कि आपको अंडे तले हुए चावल के लिए बचे हुए चावल का उपयोग करना होगा? सू युई पूछता है। वह यान वेई को जाकर अपना चेहरा धोने के लिए कहती है, जबकि वो खाना पकाने का काम संभालती है। क्या अजवाइन और झींगा दलिया ठीक रहेगा? वह अलमारियों में से देखते हुए पूछती है। हाँ, यान वेई कहते हैं। जैसे ही जू युई दलिया के 2 कटोरे लाती है, वह खाने की मेज पर अपनी नई किताब की एक प्रति देखती है। वो प्रति जिस पर उसने पुस्तक लॉन्च के समय यान वेई के लिए हस्ताक्षर किए थे। वह इसे उठाती है। क्या तुम उस दिन मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे? वह यान वेई से पूछती है। क्या इसलिए आपने इस किताब के बदले दूध की बोतल लेने पर जोर दिया? नहीं, यान वेई कहते हैं, गुड लक को झींगा खिलाते हुए। किताब कल सुबह होंगमेई को दी जाएगी। वह बताती है कि होंगमेई वह लड़की है जो उसे दूध देती है। उसे आपकी किताबें बहुत पसंद हैं, लेकिन वह इसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकती। मैंने उसके लिए इसे खरीदने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अंत में यान वेई ने सुझाव दिया कि होंगमेई उसे दूध की एक बोतल दे, जिसे वह किताब की एक प्रति के बदले में देने की कोशिश करेगी। जू युई कहते हैं, तो यही हुआ। तुम सच में हो? वो खुद को रोकती है और यान वेई से खाना खाने का आग्रह करती है। यान वेई कहती हैं, मैं सिर्फ अपना वादा निभा रही थी, और कटोरा अपने होठों के पास उठा लेती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं
और वह कटोरे की सामग्री को गटक जाती है। आपको अधिक धीरे धीरे खाना चाहिए, जू युई कहती हैं, क्योंकि यान वेई व्यवहारिक रूप से अपना चेहरा कटोरे में छिपा लेती है। सावधान रहें, गर्मी है। यान वेई सचमुच कटोरे को चाटकर साफ कर देती है और जू युई पूछती है, क्या इसका स्वाद सचमुच इतना अच्छा है? ये वास्तव में है, यान वेई डकार के साथ घोषणा करती है जब वो खाली कटोरा रखती है। सू युई खिलखिलाती है। हिलना मत, वह यान वेई से कहती है और यान वेई के मुंह के कोने से चावल का एक दाना पोंछने के लिए मेज पर झुक जाती है। चावल के दाने को हाथ में लेते हुए जू युई चिढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे पहले कभी आपके जैसा प्रशंसक नहीं मिला। आखिरकार आप मुस्कुरा रहे हैं। यान वेई कहते हैं, क्या मैं? सू युई पूछता है। उसकी अभिव्यक्ति उदास हो जाती है। वह कहती हैं, मैंने सोचा था कि मैं जीवन भर फिर कभी नहीं मुस्कुराऊंगी, लेकिन ये सिर्फ मेरे दुख से पैदा हुई एक गलत धारणा थी। अतीत को भूलना कितना भी कठिन क्यों न हो, हम अभी भी सहज रूप से भविष्य की ओर देखते हैं। जू युई कहते हैं, धन्यवाद यान वेई। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जाने से पहले बारिश रुकने का इंतजार करें। यान वेई पूछता है, ये सब ठीक है? जू युई कहते हैं, जो खत्म होना चाहिए उसे खत्म होना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ परेशान करता है। और इसके साथ ही वह रात में वापस चली जाती है, लेकिन इस बार एक छाते की आड़ में जो कोई केवल मान सकता है, यान वेई का है। अभी भी बारिश हो रही है। पार्टी में वापस झांग वान अपनी कार में बैठने ही वाली है। हालांकि जैसा कि हमें जल्द ही पता चलेगा, ये तकनीकी रूप से उसकी कार नहीं है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, झांग वान। वह मुड़ती है। युई, झांग वान। जू युई कहते हैं, तुम्हें निकाल दिया गया है। झांग वान जोर से हंसने लगा, तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? वह पूछती है। हाँ, जू युई कहते हैं। झांग वान एकदम गुस्से में आ जाता है। क्या आप सचमुच अब भी सोचते हैं कि आपकी सारी सफलताएं आपकी अपनी प्रतिभा के कारण हैं? वह मांग करती है, मैं तुम्हें बता दूं, जू युई, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए चीजें व्यवस्थित किए बिना, तुम्हारे पीछे झों परिवार के समर्थन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तो यह वही है जो आप वास्तव में सोचते हैं, जू युई कहते हैं। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? झांग वान जवाब देता है, मेरी प्रतिभा के साथ अगर झों हेंग की वजह से नहीं तो मुझे आपके इतने करीब रहने की आवश्यकता क्यों होगी? सू युई दूर हो जाती है। मैंने वह सब कुछ कह दिया जो मुझे कहना चाहिए था। आप अब खुद के मन के मालिक हैं। झांग वान उसके वापस जाने के बाद चिल्लाता है, जू युई, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इसका पछतावा हो। 10 साल की दोस्ती और 5 साल की शादी, जू युई मन ही मन सोचती है। लेकिन यह मृग तृष्णा से अधिक कुछ नहीं था। झांग वान शंघाई की सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाता है और झो हिंग और जू युई पर क्रोधित होता है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने वाले वे कौन होते हैं? वह मांग करती है। वह झो हिंग के पास लौटकर कहती है, ये सिर्फ एक दिखावा था। फिर उसे याद आता है कि जू युई ने उससे कहा था, झांग वान, तुम्हें निकाल दिया गया है। जैसे ही कार किसी चीज से टकराती है, जोर से धमाका होता है। झांग वान कार को जोर से रोकता है और खिड़की से बाहर झुक जाता है। यह क्या है? उसे ताज्जुब हुआ। हेडलाइट्स एक लड़की के झुके हुए बेजान शरीर को रोशन करती हैं, जिसके नीचे खून का एक तालाब फैला हुआ है। वह दूध की टूटी बोतलों से घिरी हुई है। अगली सुबह जू युई झो घर लौट आती है, जहां झो हिंग उसका इंतजार कर रहा है। युई, वह चिल्लाकर कहता है, अंततः आप घर आ गए। सू युई ने उसे एक थप्पड़ मारा। युई, मुझे क्षमा करें, झो हिंग उससे कहता है। मुझे जानता हूँ मैं गलत था। अब जब तुमने मुझे पहले ही थप्पड़ मार दिया है, तो क्या तुम मुझे इस बार माफ नहीं करोगे? जू युई कहते हैं, झो हिंग, ये सिद्धांत का अंतर है। हमें एक दी क्यों नहीं मिलती? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एक नई आवाज आती है, जू युई, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि अपने शब्दों का चयन अधिक सावधानी से करें। वक्ता झो हिंग की माँ है,
जो सीढ़ियों से नीचे आ रही हैं। आपकी नई किताब के लिए जापानी सौदे पर अभी भी बातचीत चल रही है, वो जू यूई को याद दिलाती हैं। यदि आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे झोऊ परिवार को शर्म आती है, तो आप जापान के बारे में भूल सकते हैं। आप इस देश में दोबारा इसकी एक भी प्रति बिकती हुई नहीं देखेंगे। सू यूई का मानना है कि अगर मैं तलाक की बात उठाता हूं, तो यह मेरे करियर को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, ये देखते हुए कि झोऊ परिवार के पास कितनी शक्ति है। ऐसा नहीं होगा, माँ, झोऊ हेंग कहते हैं। यूई केवल आवेश में आकर बोल रही थी। वह इतना लापरवाह कुछ भी नहीं करेगी। मैं थक गया हूँ, जू यूई कहती है और सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। इन सब के लिए एक लेखक के रूप में अपना करियर छोड़ना, क्या यह उचित होगा? उसे ताज्जुब हुआ। झोऊ हेंग सीढ़ियों तक उसका पीछा करता है, उसे याद दिलाता है कि कल उसकी जन्मदिन की पार्टी है और बहुत सारे संपादकों और लेखकों को आमंत्रित किया गया है। जू यूई ने उसके चेहरे पर दरवाज़ा पटक दिया। अपने जन्मदिन की पार्टी में जू यूई का स्वागत मेहमानों में से एक ने किया, जिसने उसे बताया कि दुर्भाग्य से झोऊ हेंग को पीछे के बगीचे में जाकर कुछ देखभाल करनी पड़ी। वह नीचे स्थान की सेटिंग्स को देखती है। क्या ये बिल्कुल झांग वान की शैली नहीं है? उसे लगता है। वह अपने सामने स्थान कार्ड के लिए हाथ बढ़ाती है। ये है। वह स्थान कार्ड खोलती है और लिपस्टिक में चित्रित झोऊ हेंग और झांग वान की चुंबन वाली तस्वीर देखती है। लिपस्टिक में ये संदेश भी लिखा है, आपको हर दिन खुशी की शुभकामनाएं। लिपस्टिक। सू यूई सोचता है, झांग वान के अलावा और कौन ऐसा कर सकता था? जू यूई ने फैसला किया, वह बहुत आगे निकल गई है। अपने मेहमानों की बड़ी घबराहट के कारण वह एक टेबल चाकू उठाती है और पीछे के बगीचे की ओर बढ़ती है जहां झोऊ हेंग पूछ रहा है, आप क्या चाहते हैं? झांग वान, जू यूई ने मुझे निकाल दिया, झांग वान ने उससे कहा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक कंपनी स्थापित करें। झोऊ हेंग व्यंग्य करता है। क्या आप स्वप्न देख रहे हैं? क्या मैं? झांग वान पूछता है। कल रात आपकी कार चलाते समय मैंने किसी को कुचलकर मार डाला। यदि तुमने मुझे खुश नहीं किया, तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि यह तुमने ही किया है, और जानबूझकर। झोऊ हेंग ने अपना हाथ उसके गले में लपेट लिया। आपकी हिम्मत। इसी बिंदु पर जू यूई अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। आप दोनों, तुम बहुत दूर चले गए। वह चाकू उठाए झांग वान पर झपटते हुए चिल्लाती है। लेकिन इससे पहले कि वह झांग वान तक पहुंच पाती, एक बैंग होता है और झांग वान के माथे के बीच में एक गोली का घाव दिखाई देता है। जू यूई पर खून के छींटे पड़े जब उसने झांग वान को मृत अवस्था में गिरते हुए देखा। अन्यत्र स्नाइपर राइफल की बैरल से प्रकाश चमकता है। यानवेई राइफल नीचे करती है और सीधी हो जाती है। वह कहती हैं, एक जीवन के बदले एक जीवन।